प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथियों को राजस्थान जुडिशरी में मेंस लिखने जाने की तैयारी की सन्निकटता में बहुत सारी सब शुभकामनाएं। 21 अगस्त ज़्यादा दिन नहीं बचा है और 25 अगस्त भी ज़्यादा दिन नहीं बचा है, लेकिन आज की बातें समय प्रबंधन को लेके होंगी। वो प्रारंभिक परीक्षा स्तर पर और मुख्य परीक्षा के स्तर पर जो समय डिसबैलेंस करता है उसको कैसे ठीक करें, प्रारंभिक परीक्षा में कैसे चीज़ों को मैनेज करें कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन रह जाते हैं और हम आंसर ही करते रहते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी अधिवक्ता साथी, अधिवक्ता बंधु और बहन मिलते हैं उसी एग्ज़ाम हॉल में, अगर नज़र दौड़ाएं कमरे में तो तमाम लोग करके बैठे रहते हैं। ये बात अलग है कि ये पता नहीं चल पाता है कि कौन सेलेक्ट हुआ कौन नहीं सेलेक्ट हुआ। दो एक आस पड़ोस का नंबर भले आदमी परिचय में ले ले, बाद में चेक कर ले और नहीं जानकारी मिल पाती, पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये सत्य है कि ये देखने में आता है कि कुछ लोग बहुत पहले करके बैठ जाते हैं, कुछ लोग सिमिलरली करते रहते हैं और कुछ छीनते छीनते भी करते रहते हैं। तो ये तीनों कैटेगरी के ऊपर प्री और मेंस दोनों लेवल पर आज हम बात करेंगे। आज की चर्चा समय प्रबंधन पर है और ये आपके काम लायक है। इसको ध्यान से सुनेंगे बातों को और इसको अमल में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या दिक्कत होती है कि ये समस्या आती है, पहले तो ये जानना ज़रूरी है। ऐसा क्यों होता है कि आप उन बच्चों की अपेक्षा, उन अधिवक्ता साथियों की अपेक्षा, बंधुओं बहनों की अपेक्षा जो बहुत बिफोर करके आते हैं और इमेजिनेशन के आधार पे आप इमेजिन कर लें कि उन्हीं में से सिलेक्शन भी हो जाता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? वो एक बात का परिचायक है कि अगर आपकी तैयारी ठोस है, ठोस कैसे होती है? जो संशय विहीन हो, यानी जब प्रश्न आप पढ़ें चाहे प्री का या मेंस का, तो इमीडिएट आप आंसर के सटीक पॉइंट पर बेस के सहारे जाएं। अब यहाँ एक चीज़ मैंने बोल दी, बेस के सहारे जाएं। ये बेस के सहारे क्या है? बेस कोई आधार होना चाहिए। जैसे जो प्रारंभिक रूप से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल अभी ला करके आए हैं, उनके आधारों को भी बात मैं जोड़ूंगा, और जो मध्यम में हैं यानी 2-3 साल से कर रहे हैं, और एक उनकी करूंगा जो सुपरस्टार हैं। तीनों किन आधारों पर चीज़ों को याद करते हैं और कैसे वो सटीकता प्राप्त करते हैं उत्तर में। जैसे हमने कल के वीडियो में आपको समझाया था कि जब चीज़ों को आप रिपीटिशन में एक फिक्स जोन पर, फिक्स लोकेटेड एरिया पर फोकस करके पढ़ाई करेंगे, यहाँ तक कि इसका भी फर्क पड़ता है। आप स्टडी टेबल रोज कमरे में घुमाएं नहीं, इस कोने कल, परसों उस कोने, नरसों उस कोने, नो, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये कंसंट्रेट होने का बाह्य लक्षण नहीं है। इसका सबसे बड़ा ठोस प्रमाण है कि आप जिस प्लेस पे साधना कर रहे हैं उसको फिक्स करें। कैसे? चाके की धुरी की तरह या चक्की की धुरी की तरह पुराने ज़माने में हुआ करती थी, अब तो लोग नहीं जानेंगे। वो जो बीच का पिलर होता है जिस पे चीज़ें घूमती हैं, वो पिलर बनाइए। एक प्लेस पे आप पर डे एक नियत समय पर बैठने की कोशिश करिए। ये भी कंसंट्रेशन का सूत्र है। आप प्रारंभिक परीक्षा का सवाल देखते ही अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें उस क्वेश्चन के साथ हिट हो रही हैं, किस महीने में, किस परिवेश में, किस पुस्तक पर, किस नोट्स पर, कहाँ हमने इसको अंडरलाइन किया है, अगर ये सीन पीछे से नहीं बनता कुछ भी और रैंडम उत्तर मारते हैं तो आप बिल्कुल सतही हैं, मतलब का नहीं पता तैयारी का। लेकिन अगर ये चीज़ें हिट कर रही हैं कि हाँ हमने इसको पढ़ा तो था लेकिन सही से याद नहीं है, अभी इस पर थोड़ी चर्चा लंबी करूंगा कि याद क्यों नहीं रहता।
लेकिन पहले ये चर्चा कर लेते हैं तीनों कैटेगरी में जो प्रश्न देखते ही प्री या मेंस के आपकी चीज़ें दिमाग में एक बिजली के रफ्तार की तरह कौंध जाती हैं और जिसके आधार पर आप ये डिसाइड करते हैं कि लिखना चाहिए। इसी में ही डिफरेंस है। मैं आगे की तो बात करूंगा, लेकिन पहले इसको थोड़ा ठहर कर समझें। तो मैंने समझाया कि जो व्यक्ति ये क्लू पॉइंट के साथ चीज़ें याद करता है, याद होती हैं कि हाँ हाँ एकदम कड़ाके की सर्दी, ये बहुत, ये तो मैं कह रहा हूँ तो लंबा हो रहा है, उस व्यक्ति से पूछे तह में जाए तो वो बता देगा। लेकिन जिसको इतना स्मार्टली तैयार है, तो अगर बच्चे को ये याद आता है, ध्यान देना, कि हाँ 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 हमने किताबों में अंडरलाइन किया था, फला पत्रिका खरीद लाई थी और उसमें वहाँ अंडरलाइन किया था, वहाँ से क्वेश्चन आया है, ये बहुत कारगर उपाय नहीं है, ये बहुत कारगर नहीं है। आप पत्रिका लाए थे, पत्रिका पर आपने किया था, वो याद आ रहा है, निश्चित आप सस्पेंस के शिकार होंगे। मोटी पत्रिका होती है, हजारों लाखों तथ्य होते हैं, उस पर आप लोकेट कर रहे हैं, वहां हजार ग्राउंड हैं कि आपके दिमाग में चीजें टिके नहीं, कंफ्यूज हो जाएं, और कम से कम 2 महीना बाद, 15 दिन, 20 दिन बाद दोहराने पर तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएं। तो अब आते हैं इसी बिंदु पर दूसरे तरीके के लड़कों पर, जिनको ये भी फ्रिक्शन है कि उन्होंने किताब पे तो लोकेट किया, पत्रिका में लोकेट तो किया, लेकिन उसके अपने हाथ के 60 नोट्स भी बनाए हैं। वो चीज जो परीक्षा में पूछी जा रही है एकदम बिजली की तरह कौंध रही है कि फला पेज नंबर पर हमने इसे लोकेट किया था, ये उससे ज्यादा एक्यूरेसी लेके आएगा। किसमें? आंसर में। आंसर के करेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी, उसमें सर्टेनिटी आएगी, निश्चितता आएगी। और अगर अब आ रहे हैं जो सुपरस्टार वाले, देखते ही उनको वर्ड बाय वर्ड दिख जाता है, मतलब अगर वहां वो काम एक हलंत लगाए हैं या कोई चीज कटपिट किया है तो वो पेजवा लिखते समय उनको याद आता है कि हमने इस समय वहां किया, इतना ज्यादा परफेक्शन है। अभी थोड़ी देर मैंने पहले कहा कि ये तय करूंगा, ये बताऊंगा आपको कि कैसे ये तय होता है कि सटीक क्यों नहीं याद होता और सटीक याद हो जाता है। सटीक याद होता है समझ से और सटीक याद नहीं हो पाता असमझ से। अब आप सवाल कर सकते हैं तो फिर सर समझ आए कैसे? समझ का भी प्रोसेस है और असमझ की भी स्थिति है, दोनों समझिए। समझ की कैसी स्थिति है? समझ डेवलप होता है अच्छे विद्वान, तार्किक, कंपटीटिव माइंड के टीचर प्रोफेसर से या अपने सीनियर यार मित्र से, किसी XYZ, मैं भी हो सकता हूं। उसके पढ़ाने में क्या वो कोण है, वो तुकांत है, वो टेक्निक है जो कंपटीशन को सुटेबल पाता है, या आपको देना है कंपटीशन और तैयारी कर रहे हैं थेसिस वाले प्रोफेसर से? हो चुका। एक्यूरेसी कभी नहीं आने देगा। वो आप में ज्ञान के गागर भले उड़ेल दे और आप उसको ग्राह्य करने की क्षमता भी रखते हो, लेकिन विद इन ड्यूरेशन पीरियड ऑफ फिक्स टाइम इन एग्जाम ऑफ प्रीलिम्स आर मेंस, यूपी जुडिशरी या अनदर स्टेट जुडिशरी, एनीवे आर एक्स्ट्रा एग्जाम APO जुडिशरी या हायर जुडिशरी, इससे फर्क नहीं पड़ता, सब में एक ही चीज लागू होगी, क्या? परफेक्शन, सटीकता, एकदम टू दी पॉइंट। तो फिर ये कैसे होता है? जो मैंने कल के वीडियो में चर्चा की, एकेडमिक रूप से पढ़ने वाला अगर उसको सही किताबें नहीं मिली, यानी पढ़ने के साधन बेहुदा हैं, पढ़ने के साधन, बेहुदा शब्द ना कहें, ये विद्या की क्षेत्र है, स्तरहीन है, पढ़ने के साधन बहुत ही अनुपयुक्त हैं और उस पर वो बार बार पढ़े जा रहा, बार बार पढ़े जा रहा,
तो इसका नतीजा क्या होता है, जब वो उत्तर करके आता है तो दूसरी किताब में दूसरा आंसर मिलता है। इससे वो जब 10 साल 5 साल 4 साल गुजार देता है और प्रीलिम्स नहीं होता, तो इस किताब में कुछ और पढ़ लिया बेमतलब का, स्तरहीन होने की वजह से, अनुपयुक्त होने की वजह से। उसके बाद इत्तेफाक से किसी गार्जियन या किसी अन्य मित्र सहायती के माध्यम से सही किताब पता लगी, लाया। अब उसका जो पुराना गोबर दिमाग में है वो जैसे एकदम एकाएक नहीं भूल जाएगा, साफ नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में उसको चढ़ाने में समय लगाया है, इतनी जल्दी नहीं जाएगा। और कम से कम इतना तो ससुरा वो कर ही देगा कि जब आप परफेक्ट किताब से, प्रमाणिक किताब से पढ़ेंगे तो आप में वो पुराना जो गोबर जगह जगह बिंदुवार हिसाब के दिमाग में चिपका हुआ है, वो और ये नया वाला उस एग्जैक्ट लिमिटेड, बहुत लिमिटेड माइक्रो मिनट में ये तय करने में मुश्किल क्रिएट कर देता है सही क्या था यार, ए या बी, दो में कंफ्यूजन हो रहा है। संदेह क्यों होता है? जब प्रयास सही ढंग से नहीं किया गया। अब यहां गांधी जी का सूत्र काम करेगा, सही साधन से व सही ढंग से नहीं किया गया। केवल सही ढंग कह देना अर्ध सत्य है या केवल सही साधन कह देना अर्ध सत्य है, दोनों को जोड़ के बोलना पड़ेगा। सही ढंग से, सही साधन से नहीं किया। ऐसा हो सकता है गलत साधन से भी सही ढंग प्रयोग हो रहा हो, ऐसा हो सकता है गलत ढंग सही साधन से प्रयोग किया जा रहा हो। इसको आप बारीकी से समझने की कोशिश करें। अगर आपके स्टडी मटेरियल और स्टडी के मटेरियल के जो सेल्फ निहायत ही प्राइवेट आपके कंटेंट हैं, नहीं बन पाए हैं, मैंने ऐसे दिग्गजों को जानता हूं, उनकी चालाकियां भी समझता हूं, उनके बदतमीजियां भी जानता हूं, और ओपन मीडिया यूट्यूब चैनल पे कह रहा हूं, उनके कोई नोट्स नहीं हैं और अच्छे पदों पर हैं। ऐसे सिकंदर बहुत चालबाज किस्म के होते हैं, महासातिर। मैंने कल की वीडियो में फिर दोहराऊं, क्या कहा? दिमाग का पिंड, सातिरों का पिंड, इस सेवा में भरमार होती है। इसीलिए जब आप ड्यूटी में आते हैं और आपका सीनियर जूनियरशिप का सामना करना पड़ता है, आप किसी भी धर्म जाति से हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको एक इंटरनल क्राइसिस, ईगो देखने को मिलता है। जुडिशरी में तो कुछ ज़्यादा ही। अगर जुडिशरी में आपको अफसरशाही मिली तो आप ये ईगो का सामना ज़्यादा देखेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट तक है। इस पेशे में आने वाले व्यक्ति की कहानी, राम कहानी एक ही जैसी है। हम बात कर रहे थे आपके अध्ययन में कॉन्सेप्ट के ना बन पाने की वजह पर। वजह समझ गए? अब यही उलट के ये भी समझते हैं कैसे वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। आप जनरली अपने सीनियर्स या अच्छे, हो सकता है उम्र में कमी हो, लेकिन आप प्री नहीं निकाल पा रहे हैं, वो आपसे कम उम्र वाला, बाद में एलएलबी करने वाला, वो धड़े धड़ निकाल रहा है। अगर उसने ईमानदारी से आपको 2-4 लफ्ज़ कभी बताया होगा तो उसमें एक चीज़ वो कॉमन आप सुनते होंगे, कहीं भी पढ़ाई कर रहे हों, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये शब्द इतना विवक्षित है, इतना व्याख्याओं से भरा है, इसके अंदर इंटरप्रिटेशन की इतनी संभावना है, इस पर किसी टीचर को, किसी यूट्यूबर को, किसी धुरंधर को, किसी कोचर को आप 1 मिनट भी बोलते हुए कभी सुना? व्हाट इज कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट डेवलप कैसे होता है? कॉन्सेप्ट में इतनी पारंगतता, इतनी सर्टेनिटी कैसे आ जाती है किसी में? उसका एक ही, वो दिमाग पर फालतू के गोबर पड़ने नहीं देता। वो अच्छे गाइडेंस में, सटीक दिशा में, सटीक किताब पर सटीक बार मेहनत करता है, और उसको गाइड करने वाला टीचर पीछे की गलतियों के, पीछे की पीढ़ी के गलतियों के द्वारा उसके रिश्ते में जुड़े, उसके सर्किल में जुड़े ऐसे अनगिनत मार्गदर्शक हो सकते हैं जिसके गाइडेंस में आकर वो बिल्कुल परफेक्शन वाले जोन में खड़ा हो जाता है। इसके पीछे ये सारी वजह को नगण्य मत मान लेना, ये बड़ी वजह है। इसी को कहते हैं बाबा तुलसीदास जी की लाइन में, तुलसी जैसी भौतव्यता तैसी मिले सहाय। इसमें भी आपका निजी प्रारब्ध काम करता है। आपका प्रेमी जो है, जो आपसे इंतजार कर रहा है कि आपका सिलेक्शन हो तो हम शादी कर लें, ये दोनों ओर से होता है।
प्रेमिका मतलब जो कहूँ तो प्रेमिका भी प्रेमी ही समझे और प्रेमी भी प्रेमिका समझ ले अपने अपने हिसाब से। वहाँ मैं डिसाइड करने नहीं जा रहा, यहाँ जेंडर जोन करने नहीं बैठा। लेकिन जो ये ताक लगाए बैठा है वो किस माइंड सेट का है? आप तो मोह में ग्रसित हैं या ग्रसित हैं। हमारी अधिवक्ता बहनें, उनको सब कुछ अच्छा दिखता है जिसको वो चाह रही हैं। असल में ये हो सकता है कि आप उसी से मिसगाइड हो रही हों। ऐसा हो सकता है कि आप एज ए मेल फीमेल से मिसगाइड हो रहे हों, ये पॉसिबल है। इसकी प्रामाणिकता को तय करने के लिए प्रेमी प्रेमिका दोस्त मित्र दोस्त हित नहीं होता। एक ही चीज हो सकता है प्रामाणिकता को डिसाइड करने के लिए। कौन? आपके एकेडमिक का पेवर कॉम्पिटिटिव माइंड वाला प्रोफेसर। वो जब डिसाइड करेगा कि फला बुक लेके आ पढ़ा बेटा, या ईमानदारी से कोई कंपटीटर बोल दे, कंपटीटर बोलता नहीं, कंपटीटर से सावधान रहने की मैं सख्त हिदायत यहां से करूंगा। ये प्रतियोगिता है और निर्लज्ज प्रतियोगिता है ये। इसमें इस मामले में कोई शर्म नहीं करते छिपाने में और मिसगाइड करने में। मजा आता है उनको। आए हैं जैसे आप 2 मिनट सलाह लिया, आपसे वो ईर्ष्या से भरा है, आप एज में कम हैं, उल्टे आप सीनियर समझ के सलाह ले रहे हैं, वो आपसे घृणा और द्वेष से भरा हुआ है, आपको मिसगाइड कर देगा और आपको जाने के बाद बद्दी बद्दी गाली देगा। सब सीनियर की टेंडेंसी ऐसी नहीं होती, अधिकतर की होती है। अगर उनको काफ़ी उम्र हो गई है, हमारी जैसी एज हो गई है, सक्सेस नहीं पाए हैं, तो उनका भीतरी मन इस बात के लिए आस्वादित नहीं होता, तत्पर नहीं होता कि आपको सही चीज़ बता दें। कतई नहीं शेयर करेगा वो। उसी में पढ़ने के संसाधन की सामग्री भी आती है, उसी मार्गदर्शन में। इसलिए हमेशा अपने पढ़ाए गए कॉम्पिटिटिव माइंड के जनरल प्रोफेसर पर नहीं। मैं क्यों दावे के साथ कहता हूं कि हम लोगों के हाई कोर्ट में एचजेएस की कापियां असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे चेक कर सकता है भाई? उसकी कैसे मजाल की वो कापी चेक कर दे? कमीशन की भी कापियां जो हैं, जो जुडिशरी हाई कोर्ट इसमें इन्वॉल्व है, हाई कोर्ट के न्यायमूर्तियों को चेक करनी चाहिए या जजेज को चेक करनी चाहिए। ये जो एक सेक्टर एक सब्जेक्ट का मास्टर है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट वो पढ़ाता है, मान लीजिए वो हिंदू लॉ पढ़ाता है, उसको सब आता है, उसको सारी चीज़ों पे कंठस्थ है। या आप एक पैरामीटर देते हैं कि एसए का कोई मापन दे देंगे भैया इस हिसाब से, तो फिर किसी नौकर को लगा दो, किसी अन्य थर्ड पार्टी के बॉडी प्राइमरी के टीचर को उठा कर कापी चेक करवा लो। उसकी कैपेबिलिटी भी कमीशन को काम करना चाहिए, एक्सपर्ट। ये उनका मुद्दा है, आज का बात उस पर नहीं है। बात इसी पर केंद्रित रहेगी जितनी देर बोलूंगा कि ये जो परफेक्शन आपका टाइम जोन है, टाइम जोन खराब क्यों होता है? तो जब ये संदेह पैदा हो जाता है तो आपका मिनट वहां कब खिसक रहा है, कितने जल्दी जल्दी सेकंड भाग रहा है, आपको पता नहीं चलता। और अगर 150 क्वेश्चन में आपको ये कन्फ्यूजन 10 क्वेश्चन से ज्यादा में हुआ, यकीन से कह रहा हूं आधा घंटा कब जाएगा पता नहीं पाएंगे। अगर आपने 30 सेकंड या 1 मिनट से ज्यादा सोचेंगे, क्योंकि मेरिट तो दिमाग में आपके सीनियरों ने भर ही दिया है, कितना मेरिट लाना है वो लेके आए हैं आप बाहर से, और ऊपर से यहां कन्फ्यूजन चल रहा है। तो कन्फ्यूजन के वजह से चाहे प्री पेपर में चाहे मेंस पेपर में आप समय गंवाते हैं, और उसके बाद जब लिखते हैं तो माशा अल्लाह, क्यों? कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर। तो जो याद आ रहा है उल्टा का सीधा, जो वो पूछ नहीं रहा वो भी। ऐसा करते करते आपके मन में एक और मुद्रा राक्षस खड़ा होता है। क्या? कॉपी का पेज भरने का अहंकार। बाहर निकलते ही चाहे मीडियम कोई भी हो, अपने अंदर मन मियां मिट्ठू, वैसे भी कोई सर्किल बना नहीं रखी है, अच्छे टीचर से तालमेल नहीं है, और आप उसके बावजूद भी अपने आप को खुद साइन कर रहे हैं आई एम परफेक्ट। वो तो कमीशन कॉपी अब की बार दिखा रहा ना खुलेआम, हर बार ऐसे थोड़े होता है। नहीं, कितने तो वाजिद अली शाह हैं कि जो चले गए लेकिन कभी कॉपी नहीं देखने नहीं गए, कमीशन को 7 फेरी गर्ज कहेगा, नंबर देगा, होंगे सेलेक्ट हम। भ्रष्टाचार है, लेकिन आप अपने ड्यूटी के प्रति कितना जवाबदेह हैं? ये कॉन्सेप्ट और ये संशय प्री और मेंस में जो समय का ख्याल नहीं रखता। अब आता हूं एक अच्छे परफेक्ट मुद्दे पर बात करने के लिए जो आपको बहुत ध्यान देना चाहिए मेंस एग्जाम के लिए। अगर आप 80 शब्द 2.5 मिनट के अंदर नहीं लिख सकते, अगर आप 250 शब्द 200 शब्द 6 से 7 मिनट के अंदर नहीं लिख सकते,
तो आपका नंबर उठेगा नहीं। हायर जुडिशरी की बात कर रहा हूं। ये कैपेबिलिटी आएगी कैसे? बेतुका, बेढंगा, बेसिर पैर, अनुशासन विहीन तैयारी से नहीं, अनुशासनबद्ध तरीके से नियमित अपने हैंड रिटन में एक्सरसाइज करने से। इसीलिए प्रीलिम्स बेस तक मैं कह रहा हूं कि जो फैक्ट आपको कन्फ्यूजियाता है वो इसीलिए पुजाता है कि अक्टूबर की पत्रिका कहीं वहाँ अलमारी की उस दाड़े में पड़ी है, सितंबर वाली कहीं वहाँ पड़ी है, जनवरी वाली कहीं वहाँ पड़ी है, उसका ना कोई नोट्स है। अब जब एग्जाम दे के आए हैं तो जनवरी वाली पत्रिका खोज रहे हैं। हो चुका, खत्म है खेल। इस पर काम करने की जरूरत है। इसीलिए जब आप प्री लेवल पर ऐसे 150 क्वेश्चन में आप 20 क्वेश्चन से ज़्यादा सोचते हैं, सोचने की वजह आप ही हैं, तो नतीजा उलट होता है। अब आप इसके उलट स्वयं सोचें। वो जो परफेक्ट है, जिसने सही प्रमाणिक किताब का कॉन्सेप्चुअल नॉलेज रखा है, वो जब आप एक क्वेश्चनमा पे जिस पर 30 सेकंड सोचना चाहिए था उस पर आपने 2.5 मिनट लगाए हैं, यानी 120 क्या 150 सेकंड बर्बाद किए हैं। उतने में जो सवाल वो 30 सेकंड का था सोचने वाला, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर वाला 2 सेकंड में करके उसी में से अपने 30 सेकंडवा में से, समझ रहे हैं, 28 सेकंड बचाता है। और आप देखेंगे ऐसे लड़के पूरे 2 घंटे के पेपर में आधे घंटे बैठे मिलेंगे। इसका एक लक्षण ये भी ना मान लेना कि ये करता हुआ अगर कोई मिले, ये गधा भी ऐसा करता मिल सकता है, बिल्कुल उसके कुछ नहीं आता, वो इससे बैठा है, ये कैसे जान पाएंगे? ये मैं एक वजह दे रहा हूं जिसमें अधिकतर लोगों में पाएंगे सॉलिड। एक वो भी हो सकते हैं जो सब गलत करके बैठे हैं, इसके कंफ्यूजन में मत पड़ना। ये वो चीज में आप में प्रेषित करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप भी बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन लास्ट की मतलब हड़बड़ाएं नहीं। आप ये शिकायत करते हुए ना, अरे सर हमारा तो क्वेश्चन में छूट गया। क्वेश्चन इसी स्तर पे छूटता है। टाइम मैनेजमेंट इसीलिए गड़बड़ होती है कि आपने अलग से घड़ी रखकर 5 मिनट वाले क्वेश्चन के लिए, 6 मिनट वाले क्वेश्चन के लिए, 30 शब्द वाले क्वेश्चन के लिए कोई अभ्यास नहीं किया है, और प्री लेवल पर अच्छी किताबों का अध्ययन आपने नहीं किया है। उसके आपके पर्सनल नोट्स नहीं हैं। ये प्रमाण है प्रचट, ये घटना 100 प्रमाण। रेस एप्सिलॉन ट्यूटर की थ्योरी लगेगी इस पर, आजमाइश करके देखना। अगर आपके लाइफ में ये चल रहा है, व्यक्तिगत राइटिंग स्किल, एग्जाम में स्किल डेवलप करने के लिए, हैंड राइटिंग में, या मेंस स्तर पर, प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर जो अंक आ रहे हैं, कटऑफ से आप नीचे रह जाते हैं, उसके मूल में साधन स्तर पर कमी है, साध्य स्तर पर कमी है, या अभ्यास स्तर पर कमी है। साध्य स्तर का मतलब आपके व्यक्तिगत जीवन में बैठे तो हैं, पिताजी जानने लड़का पढ़ रहा है और चला रहा है रील, या कहीं किसी सबतिया डाह में है। ये सब अंदर होता है। इसको कोई भी गार्जियन, कोई भी टीचर, कोई भी प्रोफेसर, कोई भी संगी साथी साझा नहीं करता। और इन सबका मूल्यांकन करती है वो पर इच्छा, जो दूसरे के इच्छा के आधार पर प्रश्न लिए हुए आती है, चाहे प्री में चाहे मेंस में, यहां तक कि इंटरव्यू में भी। निजी प्रारब्ध, आपके साधन पे आपकी पेवर मेहनत, और उस मेहनत के बाद 3 घंटे में आपका संयत स्वास्थ्य, ये सब कुछ तालमेल बिठाकर अंतिम परिणाम में दिखता है। ऐसा कभी आपने सोचा क्या? ऐसा कभी आपने सोचा क्या? या आपके जिन टीचरों से आपने बहुत दुहाई दी है, 20 साल, 15 साल, 10 साल, 7 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल से आप लड़ रहे, जिस संस्था से पढ़ते हैं, जिस टीचर से पढ़ते हैं, उसने कभी आपको ऐसे चिन्हित किया? आप इतनी बार प्री दे रहे हैं, हो नहीं रहा है, आपको कभी उसने बुलाकर इसकी जहमत उठाई, बेटा कुछ खास करो? आपकी बुद्धि यहां भी फ्री है, बुद्धि मरी सी है। आप ये तय ही नहीं कर पाते कि असलियत में कहां कमी है। ये लोकेट करना आधी जंग जीत लेने जैसा है। आप ऐसा करेंगे। अब बात करेंगे हम कैसे इस चीज से उबरें। समस्या पे चर्चा हो गई, समस्या में आए हुए विकट सिचुएशन की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उस पर हो गई। अब इसको सुधारें कैसे? अरे भैया सीधा सपाट तो है, प्रमाणिक एक किताब पढ़ें
बार बार पढ़ें। वो प्रमाणिक किताब के लिए भी आधार सूत्र अच्छा रखें, अच्छे गाइडर से पूछें। और दूसरी बात, जब उसको पढ़ना शुरू करें तो सिर्फ पढ़ने या अंडरलाइन के भरोसे ना रहें, उस पर अपने हाथ के नोट्स भी हों, दूसरे के हाथ से नहीं कि कह के किसी से बनवा लिया। जैसे एक एग्जाम्पल लोकल लॉ से दूंगा, चकबंदी अधिनियम है। चकबंदी अधिनियम पे जो भी आपके नोट्स हैं, क्या वो ड्राइंग टेबल पे हैं? प्लेन पेपर तो होता ही है, यूपीएससी की जो कापियां आती हैं कंपटीशन वाली, लेकिन उसके साथ साथ सिद्धांतों के विवरण के लिए क्या आपने फील्ड बुक बनाया है? कुछ मौलिकता करी है? आप ग्राम सभा, ग्राम पंचायत का डिफरेंस समझते हैं? गांव के डिफिनीशन से, ग्राम पंचायत के डिफिनीशन से, ग्राम सभा के अर्क से आपको ये बात समझ आती है कि इसका संबंध चक और गाटे से कैसे बनता है? आपको ये संबंध आता है कि पंचायती राज कैसे चकबंदी में इन्वॉल्व होता है, कैसे वो एलएमसी में, लैंड मैनेजमेंट कमेटी को गलबहियां करके तीनों ला चलती हैं। कितने तो ऐसे गधे होंगे निरे जिन्होंने मेंस लिखा होगा, लेकिन मजाल है लैंड लॉ पढ़ लें, शपथ लिए बैठे घूम रहे हैं। तो घूमिए, जूनियर डिवीजन की वैकेंसी एनी किसी भी दिन आए। इतनी रात को किसी अधिवक्ता बहन का मैसेज आ रहा है, बज रहे हैं 2, कापी भेजिए, शायद 2:30 बज रहे हैं, 2:10। ऐसे ही बच्चे, इन बच्चों से मैं खुश होता हूं। ये मैं आपको बताऊं, जब वो एग्जाम चल रहा होता, मैं पिछला अनुभव दे रहा हूं आपको, हमारे पास कम से कम 20 अधिवक्ता बहनें और बंधु ऐसे थे जो लेट नाइट अपने सारे घर के काम निपटाने के बाद वो अधिवक्ता बहनें लिख के भेज रही। महाराज, आपको लिखने से इतनी असकत क्यों है? क्यों आप ये समझते हैं कि आप तूरम खां हैं? और सबसे ज़्यादा ऐसे अहंकारी किस्म के लोग जब मेंसवा लिख के आते हैं और रिजल्टवा नहीं पॉजिटिव जाता, वो भ्रष्टाचार, वो कापी बदल जाने की घटना साइड में कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन इनका अलग ही तुर्रा होता है। ला हमसे ही निकला था, हमको नंबर क्यों नहीं दिया? इतना अभिमान अपने आप पर। मतलब जिंदगी में किसी ने आईना इनको दिखाया नहीं। असल में जब जब इनको आईना दिखाने का अवसर आया, ये उस अवसर को घघोट कर, दरमेश कर अपने अहंकार को आगे कर दिए। ये अधिवक्ता बहनें भी हो सकती हैं और अधिवक्ता बंधु भी हो सकते हैं। अगर आपको विद इन टाइम हायर जुडिशरी, एपीओ और जे के पेपर में अपने समय को नियंत्रित करना है, एक दिन में नहीं होगा। आप इसके लिए सैकड़ों क्वेश्चन का अभ्यास करें और पर डे करें। अगर प्री फोकस तैयारी कर रहे हैं तो 4-2 के अनुपात में स्टडी को बांटें। अर्थ 4 घंटे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2 घंटे मात्र पढ़ेंगे। और अगर पॉसिबल हो लिख सकें तो आप उसमें वो तथ्य जरूर लोकेट कर लें जो आप बार बार रिवाइज करते हैं और भूल जाता है। सिर्फ उसको, ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन नोट कर लें तो पागलपन हो जाएगा। उसका फायदा क्या होगा? ऐसे पूरे टॉपिक से, पूरे चैप्टर से, पूरे उस सब्जेक्ट से आपका 10, 15, 8 पेज का एक ऐसा नोट्स निकल के आएगा, उसको लेटे लेटे रिवाइज कर लें। इससे क्या फायदा होगा? जब क्वेश्चन एग्जाम हॉल में प्री का आएगा, आपको महाराज ये भी याद आएगा कि ये हमसे बार बार भूलता था, इसका मैंने नोट्स बना लिया था। यही मैं कह रहा हूं कि अगर ये करता हुआ कॉन्सेप्ट के साथ वहां याद आ रहा है तो आपके क्वेश्चन के करेक्ट होने की एक्यूरेसी, प्रायिकता में अत्यधिकता बढ़ जाएगी। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन करेक्ट ही होगा। माइनस मार्किंग के पेपर में, चाहे वो जूनियर डिवीजन हो या एपीओ, इतना ज़्यादा रिमार्केबल है ये तैयारी। उस पर अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स, वो लड़के धन से 110 नंबर, 117 नंबर, 120 नंबर एपीओ में, 150 में लेके आ रहे। वो लड़के जूनियर डिवीजन में 320, 330, 340, 350, 50 नहीं है, प्रेत नहीं है, धरती पे ही रहते हैं वो। और आप हैरान होंगे, आपकी एज से 10 साल 12 साल छोटे। महसूस कीजिए, कहां हैं
कौन सी गर्द आपको ढके जा रही है, आप पे गर्द झाड़े जा रही है और आपको इल्म नहीं। इन सारी बातों में से अगर कहीं छोर पता लगे, मेरा बोलना सार्थक हुआ। और ये भी आप लोगों से खुला मंच शेयर करता हूं, जितने चैनल आप YouTube पे देखते हैं, किसी भी पेशेवर जिसकी लाखों इनकम पर डे हो, उसको इस मुद्दे पर कभी साथ देते हुए सुना हो तो बताना, कमेंट करना हमारे कमेंट बॉक्स में। ये जिंदगी को खपा देने के बाद पाया हुआ अर्क है, जो निःशुल्क परमात्मा आप लोगों की निस्बत व्याख्यायित कर रहा है, उद्बोधित कर रहा है, प्रकट कर रहा है, शब्दों से सींच रहा है, आपको प्रमस्तिष्कीय गोलार्ध में सौष्ठव पैदा करने के लिए सृजित कर रहा है, आपकी भावनाओं में नियंत्रण स्थापित करने के लिए तथा नियंत्रित भावना के साथ उत्तर को एग्जाम हॉल में सटीक शब्दों में लिखने के लिए प्रेरित कर रहा है। मैं कुछ नहीं, सब कुछ मुरारी कर रहा है। ठीक है, कैसा लगा? आज की वीडियो में अगर जान प्राण है तो अपने शब्द जरूर प्रकट करें कमेंट बॉक्स में। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए अधिवक्ता हैं तो चैनल को ऐसे गाइडेंस के लिए जिसमें मेरी पूरी कोशिश है ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और प्रामाणिकता हो, प्रतिदिन परमात्मा कृपा से प्रकट करने की कोशिश कर रहा हूँ, या ऐसे इसको परिवर्तित करके बोलूँ परमात्मा ऐसा करवा रहा है। उस लाभार्थ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। अन्य सीरियस एडवोकेट ब्रदर एंड सिस्टर्स जो बहुत प्रारंभिक स्टेज की तैयारी पे हैं वो भी करें, क्योंकि उनको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और वो अधिवक्ता साथी जिन्होंने कम से कम 3 बार इंटरव्यू दिया हो, 5 बार मेंस लिखा हो, जरूर करें। हमसे पूरे प्रकरण में अगर आज से आप जुड़ते हैं, पूरे लाइफ में कभी बात न करें, न मेरे बारे में किसी अन्य से चर्चा करें। और अगर मेरे द्वारा बोले गए किसी भी प्रसंग का लाभ आपको प्राप्त होता है तो मुझे आपकी परवाह नहीं, आपसे अपेक्षा नहीं, आपसे आकांक्षा नहीं, आपसे सब्सक्रिप्शन की भी आकांक्षा नहीं। हमारा ये देख रहा है त्रिकालदर्शी, इसीलिए न मुझे सब्सक्रिप्शन की चिंता, न मुझे फेम की चिंता, न मुझे जीतने की चिंता, न मुझे हारने की परवाह। सिर्फ जैसे जितनी देर ये बजवा देता है बजवाने चला आता हूं। आपके समझ में आए ये बात? इसका भी मैं इसलिए नहीं बोल रहा, असल में ये इतना शायद मर्जी समझ रहा तो निकल जा रहा। ठीक है, सभी अधिवक्ता बहनों को आज की बातों पर गौर करने की अपील करते हुए, विनम्र अनुरोध करते हुए, अनुग्रह करते हुए कि आप इसमें से रेखांकित करें अपने कमियों को और उस पर काम करें तुरंत, तत्काल, बगैर देरी के। अच्छा होगा, परफॉर्मेंस इतना बेटर हो सकता है जिसका आप इमेजिनेशन नहीं कर सकती। मैं स्पेशली कहूँगा उन अधिवक्ता बहनों से जो शादीशुदा हैं, जिनके बाल बच्चे हैं, वो अपने क्रूशियल टाइम में जब भी समय निकालती हैं, इस पर पहलू पर पूरे वीडियो को 1 या 2 या हद 3 बार सुनकर रेखांकित करके उसको पुनर्मूल्यांकित करें। अगर वो कई बार इंटरव्यू फेस करी हैं, सफलता नहीं मिल रही है, तो ये बातें जो आज मैंने बोली हैं, ये केवल ऐसा ना समझ लेना कि प्री और मेंस पर, इंटरव्यू पे भी ये लागू होती हैं। और इसका प्रयोग अगर वहाँ करेंगे तो आप अपने स्वमूल्यांकित, यानी बाबा तुलसीदास जी की लाइन है, बिनु सत्संग विवेक न होई, जिस डिस्क्रिशनरी पावर के प्रति उतने बड़े संत की इतनी बड़ी लाइन है। यानी अच्छा संग, अच्छा संग का मतलब खाली प्रेमी प्रेमिका का संग नहीं होता, किताब का भी संग होता, मोबाइल का भी संग होता है, क्या देख रहे इसका भी संग है। जैसे हमारे साथ आपका संग, आपके साथ मेरा संग, उस संग की बात करें। कुसंगत आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी महाराज, आज आलोचना सम्राट, हमारे डिस्ट्रिक्ट के, क्या बोलूं, शब्द नहीं है, जो माणिक्य हैं, उनके शब्द हैं। कुसंग का जोर भयानक होता है, कुसंगति त्यागें अलग अलग स्तर पर, और उस सुसंग को एडॉप्ट करें, सुसंगति में आएं, उसका नतीजा आपको इमीडिएट देखने को मिलेगा, इसमें तनिक संदेह नहीं है। इसी शुभकामना के साथ आज का वीडियो पूरा। कल
नए वीडियो के साथ, नए प्रसंग के साथ, नई सूचना के साथ, नई घटनाओं के साथ, नए संप्रेषण शक्ति के साथ पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सभी अधिवक्ता बहनों और बंधुओं से एक बार पुनः जय सिया राम बोलते हुए वाणी को विराम देने की अनुमति चाहता हूँ। चलता हूँ। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।